हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ील। आज हम पढ़ेंगे लूप डायूरेटिक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लूप डायूरेटिक्स या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स इसीलिए बोला क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वहाँ पे काम करते हैं। मेजर साइट ऑफ एक्शन उनका वहाँ पे होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा लूप डायूरेटिक्स। एंड हाई सीलिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डोज रिस्पॉन्स जो कर्व है उसमें ये इनका सबसे ज़्यादा स्टीप कर्व होता है। They are highly efficacious. Okay. Up to 10 liters of urine may be produced in one day. इतने ज़्यादा एफिशिएंट है कि 10 लीटर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं यूरिन एक ही दिन में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे डायूरेटिक है। हम एडिमा हाइपरटेंशन के पेशेंट को यही देते हैं। ठीक है, अभी इसकी मेन साइट ऑफ एक्शन TAL है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको लूप डायूरेटिक्स बोला है, तो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, सीवियर रीनल फेलियर के पेशेंट को भी दे सकते हैं। अभी देख सकते हैं आपकी कितने इफ़ेक्टिव है कि अगर जिसकी किडनी भी ख़राब हो गई है उसमें भी हम ये दे सकते हैं। कैसे हम एडमिनिस्टर करेंगे, तो IM, IV, ओरली, ये तीनों डोज के ये तीनों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी शॉर्ट रहता है, 3 to 6 आवर्स ही रहता है। ओके, चलिए पहले देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो सिम्पोर्टर है, ये हमने ये TAL की कहानी है कि TAL में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो सोडियम ये सिम्पोर्टर की हेल्प से अंदर जाता है और फिर सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये लूप डायूरेटिक्स जो है वो ये वाले सिम्पोर्टर को, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड के सिम्पोर्टर को ही इनहिबिट कर देते हैं। यहाँ इसको ही इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो सोडियम आगे मूव करेगा। वो यहाँ पे ये कहानी हो रही है। ये अभी इसका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ही मैंने रोक दिया तो सोडियम आगे जाएगा, मतलब कि क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी नहीं जा पाएगा अंदर। ये सिम्पोर्टर 3 आयंस की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन वो दोनों आगे चले जाएंगे। पोटेशियम का कैसा सीन था यहाँ पे कि पोटेशियम एक साइकिल फॉर्म में यहाँ पे घूम रहा था। पोटेशियम की एंट्री यहाँ से हुई, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से भी वो अंदर आया और फिर पोटेशियम की चैनल्स थी जिसकी हेल्प से वो बाहर चला जा रहा था और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो ट्यूबुलर फ्लूइड में थे वो अपना रास्ता बदल के वो आगे नहीं जा पा रहे थे और वो पैरासेलुलरली रीअब्जॉर्ब हो जा रहे थे। पैरासेलुलरली मतलब 2 सेल्स के बीच की जो जगह है वहाँ से। अब क्या सीन हुआ कि ये साइकिल ही बंद हो गई क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हो रही है, तो पोटेशियम वापस, मतलब जितना यहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे उतनी क्वांटिटी या उतनी अमाउंट में नहीं होगा, तो बाहर बहुत कम आएगा। कम बाहर आएगा तो यहाँ पे चार्ज भी कम डेवलप होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज ये पोटेशियम डेवलप कर रहा था, तो वो कम डेवलप होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अब ईज़िली जा सकते हैं, अब वो रिपेल नहीं करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज को और वो आगे चले जाएंगे। तो क्या होगा कि सोडियम भी आगे चला गया, क्लोराइड भी आगे चला गया और पोटेशियम की ये साइकिल बंद होने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आगे चले गए, मतलब कि वो अभी एक्सक्रीट हो जाएंगे क्योंकि आगे कहीं पे भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सोडियम और क्लोराइड अभी TAL को छोड़ दिया उन्होंने। DCT अभी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास क्या कहानी हो रही है, चलिए वो देखते हैं। सोडियम का लोड बढ़ जाएगा और क्लोरीन भी बढ़ जाएगा, क्लोराइड का लोड भी। तो यहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स है वो और ज़्यादा सोडियम को ले लेंगे। सोडियम जितना अंदर जाएगा, पोटेशियम को बाहर उतनी तेज़ी से आना पड़ेगा कंपेंसेट करने के लिए, तो पोटेशियम का लॉस होगा। दूसरा रीज़न क्या होगा पोटेशियम लॉस का, कि क्लोरीन यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज को प्रमोट करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो पोटेशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पोटेशियम और तेज़ी से बाहर आएगा। तो ये वाले ड्रग्स लूप डायूरेटिक्स सोडियम का लॉस करवा रहे हैं, पोटेशियम का भी लॉस करवा रहे हैं, कैल्शियम का भी लॉस हो रहा है और मैग्नीशियम का भी हो रहा है। ठीक है, ये वाले ड्रग्स जो है वो दो चीज़ों के लेवल्स बढ़ा रहे प्लाज्मा में।
एक तो यूरिक एसिड का बढ़ रहा है एंड सेकेंडली बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में शुगर का लेवल भी बढ़ रहा है। चलिए उसको समझते हैं। ये जो ड्रग्स है लूप डायूरेटिक्स, वो ना प्रोटीन बाउंड रहते हैं। बीइंग हाईली प्रोटीन बाउंड दे कैन नॉट पास थ्रू ग्लोमरुलस, तो ग्लोमरुलस से उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, वो पीसीटी की हेल्प से सिक्रीट होते हैं एक्टिवली इनटू दिस ट्यूबुलर फ्लूइड। दे आर सिक्रीटेड थ्रू पीसीटी बाय ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसकी हेल्प से यूरिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है ट्यूबुलर फ्लूइड में। ओके तो अभी आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक दरवाज़ा है और 2 लोग हैं। अभी एक दरवाजे में एट अ टाइम तो एक ही जन जा सकता है, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे को सप्रेस करेगा और वो खुद चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि लूप डायूरेटिक्स वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो यूरिक एसिड को नहीं जाने देते। तो यूरिक एसिड का सिक्रीशन नहीं हो पाता, तो यूरिक एसिड के लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लूप डायूरेटिक्स हम गाउट के पेशेंट को नहीं दे सकते। ऑलरेडी गाउट के पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर उसमें दे दिया तो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी कंडीशन, प्रेसिपिटेट हो जाएगा गाउट। ठीक है, दूसरी चीज़ फ्यूरोसेमाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो था, हमने पीसीटी में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको भी इनहिबिट करते हैं, पर बहुत ही माइल्ड वीक इनहिबिटर्स होते हैं। तो वो थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन प्रमोट करते हैं बाइकार्बोनेट का, पर मेजॉरिटी तो क्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो क्या है कि एसिडोसिस कॉज नहीं होता। एसिडोसिस हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट अगर सिक्रीट हो गया यूरिन में तो एसिडोसिस कॉज करेगा, क्योंकि ब्लड का पीएच वही मेंटेन करके रखता है। पर यहाँ पे तो बहुत कम उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, तो एसिडोसिस नहीं कॉज करेगा। यूरिनरी पीएच में इंक्रीज बट predominant urinary anion is chloride. It does not develop acidosis. ओके तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा। यूरिक एसिड विल इंक्रीज इन ब्लड, जिसको हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। देयरफॉर इट विल प्रेसिपिटेट गाउट अटैक। ओके एंड स्मॉल राइज इन ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया। इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एडिमा में दे सकते हैं, एडिमा कोई सा भी हो, कार्डियक, हेपेटिक, रीनल, अक्यूट पल्मोनरी, सेरिब्रल, सभी एडिमा में हम दे सकते हैं लूप डायूरेटिक्स को। हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया में दे सकते हैं। बट याद रखना, हाइपर कैल्सीमिया का क्या मतलब है कि कैल्शियम बढ़ गया ब्लड में। ओके तो हमने देखा कि ये कैल्शियम का भी लॉस करवा रहा था। यहाँ से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो रहे थे उसको इसने इनहिबिट कर दिया, तो कैल्शियम भी एक्सक्रीट हो जाएंगे, कैल्शियम का भी लॉस हो जाएगा यूरिन में। ठीक है, तो जिस पेशेंट में कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहता है ब्लड में, उनमें दे सकते हैं। बट इसका एक काम ये नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, ये साइड बाय साइड सोडियम का भी लॉस करवा रहा है। तो बहुत चांसेस है कि अगर हमने फ्यूरोसेमाइड आईवी दे दिया पेशेंट को, हाइपर कैल्सीमिया के पेशेंट को, और मॉनिटर नहीं किया, तो सीवियर लॉस हो जाएगा सोडियम और वाटर का, और पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि आईवी सलाइन भी देते हैं, नॉर्मल सलाइन इसके साथ साथ। तो in order to treat hypercalcemia we give IV saline infusion along with furosemide. Okay, and it is contraindicated in gout patient. ठीक है, तो ये था लूप डायूरेटिक्स के ऊपर वीडियो। थैंक यू सो मच।